औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप सो कि तमाम तलबा व तालबात बिल्कुल खैर आफियत से होंगे और ईद के साथ बारिशें भी जो है वो इंजॉय की होंगी। अब हम एक्सरसाइज 1.3 हमारे पास मुकम्मल हो चुकी थी। एक्सरसाइज हमने चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक क्लास साइंस ग्रुप को हमने चैप्टर 1 में से एक्सरसाइज 1.2, 1.3 मुकम्मल करवा दी थी। आई होप सो कि आप तमाम स्टूडेंट्स ने अपनी मदद आप की होगी और अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी की होगी। अब हम एक्सरसाइज 1.1 की जानिब आते हैं। एक्सरसाइज 1.1 को इंशाल्लाह हम मुकम्मल करेंगे और इसके बाद हम न्यू चैप्टर पर जो है वो मूव करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 से पहले मैंने सोचा क्यों ना आपको थोड़ी सी डेफिनेशंस वगैरह के बारे में थोड़ा सा बता दें। बेटा मैट्रिक क्लास इस बात का ख्याल रखिएगा, आप जब भी एक्सरसाइज करें आप उस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी थ्योरी है, जो डिस्क्रिप्शन है, जो हेडिंग्स में मटेरियल लिखा हुआ है, एग्जांपल्स हैं, उन सब की प्रैक्टिस ज़रूर करें। क्वेश्चंस वहाँ से भी आते हैं अमूमन। इसके अलावा मिसलिनियस एक्सरसाइज आपके पास हर चैप्टर के एंड में है। सब नहीं तो एटलीस्ट 1, 2, 3 जो आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड हों वो एटलीस्ट ज़रूर किया करें ताकि आपकी मज़ीद प्रैक्टिस हो जाए। हमारे टीचर्स हमें कहा करते थे मार्क्स इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट, नॉलेज इज़ एन इम्पॉर्टेंट। अब कहानी कुछ यूँ है कि जो आपके सामने जो पेंडेमिक है उसमें हमें नहीं पता आप और हम कब मिलेंगे। अम्मा फाउंडेशन स्कूल के तमाम असातिज़ा कराम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑनलाइन क्लासेस बहुत हद तक कामयाब भी हैं। अब हम अपनी तरफ का तो काम कर रहे हैं लेकिन हमें नहीं पता आप अपनी तरफ का कितना काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो बहुत खुद भी जो है वो करने की कोशिश कर रहे होंगे, किसी की हेल्प नहीं ले रहे होंगे। लेकिन हो सकता है कि आप में से ही कुछ एक आध ऐसे भी स्टूडेंट्स हो जो सिर्फ कमेंट में लिख देते हैं और डन, और उसके बाद दूसरों से वर्क लेके कर लेते हों। अगर ऐसा है तो ये यकीन करें आप कि आपका अपना नुकसान है। अम्मा फाउंडेशन स्कूल के किसी भी असातिज़ा का ये नुकसान नहीं होगा क्योंकि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की। अगर आपको नहीं आ रहा आप गूगल क्लासरूम में पूछिए, आप व्हाट्सएप पे उन टीचर्स से पूछें। लेकिन अगर आप कॉपी पेस्ट करके सिर्फ अपना वर्क मुकम्मल करेंगे तो यकीन जानिए ये आप अपने साथ गलत करेंगे, क्योंकि जब भी आपकी और हमारी मुलाकात स्कूल की बाउंड्री में होगी, मैं वजाहत कर दूं, उसके आगे से हर सब्जेक्ट में वर्क होगा। उन सब्जेक्ट्स को, उन चैप्टर्स को दोबारा से रिवाइज़ नहीं करवाया जाएगा। कहानी को अब मैं अपनी स्टॉप करती हूँ। एक्सरसाइज 1.1 से पहले थोड़ी अंग्रेज़ी आपको बेटा लिखनी होगी। अंग्रेज़ी लिखने की वजह यह है कि उमूमन होता ये है कि जब पेपर का टाइम आता है तो आप लोग ये लिखते नहीं हैं अपने पास, बुक ओपन नहीं करते हैं। अब क्या है कि जब रजिस्टर में लिखा हुआ होगा ना वर्क, तो आप क्या करेंगे, एटलीस्ट आप उसको जो है वो पढ़ेंगे ज़रूर एक मरतबा। तो MCQ से सवालात ज़रूर आते हैं और आपको गालिबन ये बात आपकी नॉलेज में भी होगी कि कम से कम 20 नंबर के MCQs आपके आते हैं। तो इसलिए बराए मेहरबानी इन 20 नंबर के MCQs के लिए अपनी प्रैक्टिस जो है वो आप अभी से स्टार्ट कर दें। अब हम इस यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन की जानिब आते हैं। सम इम्पॉर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर्स। यहाँ आपके पास कुछ नंबर्स हैं जो कि आप प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, कम से कम 6-7 से ज़रूर पढ़ रहे हैं। अगर मैं 4-5 की बात ना करूं तो कम से कम 5-6-7 से तो ज़रूर पढ़ रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नेचुरल नंबर, होल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 गोइंग ऑन। होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो बेटा ये बात आप लिख लीजिएगा, होल नंबर 0 से होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से होते हैं। लिखने से याद आया कि बेटा जो भी बात आपको टीचर्स जो भी वीडियोस में बता रहे होते हैं ना, जब अपना वर्क कर रहे होते हैं आपको लगता है हाँ टीचर ने ये पॉइंट बताया था और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप साइड पर पेंसिल से लिख सकते हैं। आप इंग्लिश में लिखें, आप उर्दू में लिखें, आप अपनी किसी ज़ुबान में लिखें, आप रोमन में लिखें, SMS की ज़ुबान में लिख लें, आपको जिस लैंग्वेज में भी समझ में काम आता है आप लिख लें। इससे ये होगा कि आप जब दोबारा रिवाइज़ करने बैठेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। बेटा काम बिल्कुल सफाई के साथ करें, हर डिजिट्स के दरमियान इतना स्पेस दें कि आप दोबारा जब रिवाइज़ करें तो आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। इस बुक की सेहत आप देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा वर्क होता है। जब दोबारा रिवाइज़ करने बैठते हैं तो बच्चों को अपना ही वर्क समझ नहीं आता। और ये कहानी मैं मुसलसल 3.5 साल से देख रही हूँ, 4 साल से तो एटलीस्ट मैं देख ही रही हूँ ये कि अपनी ही कॉपी को पहचानने से इनकार कर देते हैं बच्चे।
चलें आगे बढ़ते हैं। इंटीजर्स नंबर भी वो होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं प्लस माइनस, यानी वो प्लस में भी होते हैं वो माइनस में भी होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ऑल्टरनेट नंबर होते हैं, से 1, 3, 5, 7, 9, ये सब ऑल्टरनेट नंबर होते हैं और ये ऑड नंबर कहलाते हैं। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 0, 2, 4, 6, 0, 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि आप कह सकते हैं कि वो 2 के टेबल में आने वाले नंबर होते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो फ्रैक्शंस में होते हैं, सही। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो हम अमूमन उनका एलसीएम वगैरह नहीं ले सकते हैं, सही। तो रियल नंबर वो होते हैं जिसमें रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों शामिल होते हैं, सही। इरेशनल नंबर में हम स्क्वायर रूट भी नहीं ले पाते अमूमन, जैसे 7 है, 11 है, 13 है। आई होप सो कि यहाँ तक जो है वो कहानी कुछ ना कुछ क्लियर हुई होगी। नाउ अब हम आप मिस क्या लिखना है, यस बेटा आप क्या करेंगे, सम इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ नंबर्स, आप सबसे पहले ऊपर हेडिंग लगा देंगे इन्फॉर्मेशन की, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट हेडिंग लगाएंगे, इसके बाद सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेकर लास्ट में आर तक लिखेंगे। आर इज़ इक्वल टू क्यू यू क्यू कॉम्प्लीमेंट, यहाँ तक आप लिखेंगे। नाउ अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव कर अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ जब आप टर्न करेंगे, आई होप सो सबके पास बुक्स मौजूद होंगी। नोटेशन में लिखा हुआ इफ़ ए कॉमा बी कॉमा सी आर एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए बी राइट, ये ए सेट के तमाम हिस्से कौन से, ए बी सी। तो जो हमने ये ब्रैकेट में अगली लाइन में लिखा है ए इज़ इक्वल टू ए बी सी, ये इस फॉर्म में जो लिखा हुआ है वो कौन सी फॉर्म कहलाती है, वो टेब्यूलर फॉर्म कहलाती है। मिस क्या हमें लिखना है, यस आप टेब्यूलर फॉर्म की हेडिंग लिखेंगे। टेब्यूलर फॉर्म की हेडिंग लगाने के बाद आप ये 3 लाइन में लिखेंगे। जब आप इनकी वजाहत करेंगे, द सेट ऑफ फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश, दिस इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। क्या मतलब है, आप इसके बाद हेडिंग लगाएंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की, जिसको आप अंग्रेज़ी में या एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करें, वजाहत करें, उसकी एक्सप्लेनेशन दें कि कोई भी इन सब ए बी सी को अंडरस्टैंड करने के लिए आप एक सेंटेंस लिखें, उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। A set may also be described with the help of a statement. For example, A is equal to the set of first 3 letters of the alphabet in English. This is called descriptive form. Descriptive form वो form होती है जिसमें आप वजाहत कर रहे होते हैं, सही। Still there is another way to specify a set A where elements per certain property or properties. For example, अच्छा अब एक है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें आप कुछ वैल्यूज़ वगैरह भी आप इसमें मेंशन कर रहे होते हैं, जिसमें आप एक लिमिटेशन बता रहे होते हैं, जिसमें आप ये भी बता रहे होते हैं कि वो अगर सेट है तो वो कौन सी है, नेचुरल नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, इन चीज़ों के बारे में आप बता रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज़ इक्वल टू एक्स सच एज एक्स इज़ एन ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर का मतलब है वो नंबर जो इंटीजर्स होते हैं, सही है। इट इज़ रीड एज ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड इंटीजर। दिस इज़ नॉन एंड सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको जो है वो सबसे पहले एक्स और एक्स एलिमेंट एंड इस फॉर्म में लिखना होगा। डिस्क्रिप्टिव में आपको वजाहत करनी होगी। टेबुलर फॉर्म में जस्ट आपके पास एलिमेंट्स आपको लिखने होंगे। दिस आर एलिमेंट्स ए बी सी अलिफ बे पे 1 2 3 वट एवर, दिस आर एलिमेंट्स। यहाँ तक समझ में आया मिस? क्या हमें लिखना है? यस। आप पहले वो प्रीवियस पेज पे आपने देखा होगा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, वो आप लिखेंगे। नाउ इसके बाद आप टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे। इज इट क्लियर? नाउ आगे की तरफ हम मूव करते हैं। आगे हमारे पास और कौन सा टॉपिक है? नल सेट और एम्प्टी सेट। वो सेट जिसमें कुछ भी ना हो वो एम्प्टी सेट कहलाता है। अ सेट विच with no element is called the null set or the empty set, usually denoted by, या तो आप ब्लैंक रखें या ओ लिख के इस पर क्रॉस के साइन लगा दें, ये एक निशानी होती है एम्प्टी सेट की। ए एक्स सच एज एक्स ग्रेटर देन 5 एंड एक्स लेस देन 2 इज इक्वल टू नल सेट। यानी कि इसमें इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि
x बड़ा है 5 से, x इज़ ग्रेटर देन 5, x बड़ा है 5 से और x छोटा है 2 से, तो इसके दरमियान में हमारे पास कोई वैल्यू ही देखा जाए तो नहीं आ रही। x बड़ा है 5 से, तो x में क्या वैल्यू है, कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब है ये हमारे पास इस तरह के एम्प्टी सेट या नल सेट कहलाते हैं। फाइनाइट सेट, अ सेट इज़ कॉल्ड फाइनाइट इफ कंसिस्ट ऑफ ए स्पेसिफिक एंड फाइनाइट नंबर एलिमेंट्स। फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिसमें आप काउंटिंग कर सकते हैं, आप गिन सकते हैं, आप बता सकते हैं, आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं। इनफाइनाइट सेट वो नंबर्स होते हैं, वो सेट होते हैं इनफाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिसमें आप काउंटिंग नहीं कर सकते। आसमान पर कितने सितारे हैं आप नहीं काउंट कर सकते हैं। अब वहाँ फाउंडेशन स्कूल में कितने बच्चे आप काउंट कर सकते हैं, सही, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। पूरे कराची में कितने स्कूल्स हैं, अगर गवर्नमेंट आपको दे रहा है इन्फॉर्मेशन तो सही है, अदरवाइज़ ये गलत हो जाएगा। ठीक है, एक साल में कितने दिन होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपके पास है, दिस इज़ इनफाइनाइट सेट। जिसके आंसर मौजूद नहीं होते हैं वो फाइनाइट सेट होता है, जिसके आंसर मौजूद होते हैं उसके इनफाइनाइट सेट होते हैं। सही, आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नाउ अब हम सीखते हैं इक्वल सेट। टू सेट आर सेट टू बी इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ दे हैव द सेम एलिमेंट। क्या हमें लिखना है? यस, टेबुलर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इसके बाद फाइनाइट, इनफाइनाइट, नाउ इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब वो सेट होता है जिसमें दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स कॉमन हो, दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स कॉमन हो। जैसा कि ए बी सी डी एंड बी इज़ इक्वल टू बी सी ए डी, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इक्वल होना ज़रूरी है। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ ए बी, सी में लिखा हुआ है ए बी, तो क्या ये ए के बराबर है? क्या नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसके बराबर है? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स यहाँ पे सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होने चाहिए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स नहीं, सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। आप कहेंगे सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स में क्या फ़र्क है, मैं बताती हूँ। देखिए सेम लिखा हुआ है ना यहाँ पे भी आपके पास, तो सेम का मतलब क्या होता है? सेम का मतलब होता है एक जैसे। ये देखिए लिखा हुआ है एक जैसे नंबर ऑफ़ डिजिट्स होने चाहिए, जितने यहाँ हैं उतने ही यहाँ होने चाहिए। तो ए बी सी डी, ए बी सी ए डी, लेकिन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम है ना। यहाँ पे सी देखें, सी में सिर्फ दो एलिमेंट ए बी, क्या ये ए के बराबर है? नो। डी है ए बी डी, क्या ये ए के बराबर है? नो। इस तरह ये दोनों बी के भी बराबर नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सही, तो दिस इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट, सॉरी इक्वल सेट। और जो है ना इक्वल नहीं होते हैं उनको शरबत वगैरह जो है क्या कहते हैं, जैसे कि अगर हम आपको एग्जांपल्स दें शरबत वगैरह की कि क्या रूह अफ़ज़ा और जामे शीरी एक जैसे हैं, क्या कोई और रूह अफ़ज़ा एक जैसे हैं? तो देखा जाए तो कलर्स अलग अलग हैं दोनों के, कंपनीस अलग अलग हैं। सही, तो जैसे एक एग्जांपल आ गई मेरे जहन में। एनीवे, जिसमें इक्वल सेट का मतलब वो सेट होता है जिसमें सेम हो, एलिमेंट सेम हो। इक्वल की बात नहीं हो रही, सेम हो। और इक्वल डेफिनेटली होंगे अगर बी में 4 एलिमेंट्स हैं तो ए में भी 4 एलिमेंट्स होंगे, सी में भी 4 एलिमेंट्स होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सही है, दिस इज़ कॉल्ड इक्वल सेट। नाउ नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। हमें ये लिखना है, यस बेटा ये सब कुछ लिखना है। नाउ हम इक्विवेलेंट सेट की बात करते हैं। यहाँ पे इक्विवेलेंट का मतलब होता है बराबर होना, सेम हो ना हो बराबर ज़रूर हो। जबकि इक्वल में क्या था, इक्वल में बराबर होना ज़रूरी था, यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम हो। सही है, जबकि इक्विवेलेंट में बराबर होने चाहिए। भले आपके ए सेट में अलिफ बे पे ते लिखा हुआ हो, बी में 1 2 3 लिखा हुआ हो, सी में ए बी सी डी लिखा हुआ हो, लेकिन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो काउंटिंग होती है वो आपकी सेम होनी चाहिए। लेकिन अगर आप उसकी बात करते हैं इक्वल की, तो इक्वल सेट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स और सेम होने चाहिए, यानी कि सेम डिजिट्स होने चाहिए, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, सेम अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए। सही, और इसकी इक्विवेलेंट की साइन क्या होती है? हमारे पास ये इक्विवेलेंट की साइन है। टू सेट ए बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ़ वन
correspondence 1 can establish between their elements if set A is equivalent to set B, then we denoted A equivalent set B. In case of finite set, this means that number of elements in one set is same as a number in the other set. A B C D E आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 5 है, यहाँ कितने हैं 5 है, यहाँ कितने हैं 5 है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे A B C तमाम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 5 है। तो क्या हम कह सकते हैं कि A बराबर है B के, B बराबर है C के, C बराबर है A के, यानी ये तीनों आपस में जो है वो एक दूसरे के बराबर हैं। सही, आई होप सो ये समझ में आ गया होगा। मिस कहाँ तक लिखना है, जहाँ तक बेटा आपको समझ में आ रहा है ना वहाँ तक लिख लीजिए, यहाँ तक लिखने काफ़ी है आपके पास। सही है, आगे भी डेफिनेशन से मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ, मैं एक्सरसाइज की तरफ मूव कर रही हूँ। सही है, ताकि थोड़ा सा पहले एक्सरसाइज और डेफिनेशन से रिलेटेड आपकी स्टडी हो जाए। नाउ एक्सरसाइज बेटा हम चैप्टर 1 का जो है आपके पास सेट एक्सरसाइज 1.1 स्टडी करते हैं। क्लास वर्क में ये है कि मैं कंप्लीट आपको एक्सरसाइज 1.1 के तमाम क्वेश्चंस करवाऊंगी। हो सकता है वीडियो 2 या 3 होंगी, क्योंकि एक वीडियो के अंदर अगर मैं करूँगी ना तो आप लोग फिर कहेंगे कि मिस ना इतनी लंबी वीडियो है, माइट भी 2 या 3 वीडियोस हों। होमवर्क ये है कि बेटा आपको कंप्लीट ये एक्सरसाइज मुकम्मल करनी है। सही है, समझ समझ के करेंगे बिल्कुल, ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। यस बेटा, अब हम इस पर आते हैं। चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 में था द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर दैन 2 एंड लेस दैन 6। आपको वो वैल्यूज़ लिखनी है जो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव इंटीजर्स हो, और इसके अलावा क्या हो हमारे पास 2 से जो है, एक मिनट, यस, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स अभी हमने कुछ देर पहले ही जो है वो बात की थी इंटीजर्स की। जैसा कि अगर मैं आपको दिखा भी सकूं तो A B C D ये सब जो है वो क्या है हमारे पास, यहाँ पे सब, अगर मैं आपको थोड़ा जूम कर दूँ, यहाँ पे सब डिनोटेड हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, ये तमाम अल्फ़ाबेट यूज़ होते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, जिसको हम डिनोट करते हैं चीज़ों के लिए, ताकि जब भी आपको कोई वर्ड लिखना होता है आपको ये अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करना होता है ना। अब यहाँ पे कहा है पॉजिटिव इंटीजर, और इंटीजर की कौन सी वैल्यू थी हमारे पास, इंटीजर के लिए z यूज़ होता है। मैं जूम कर देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। इंटीजर्स के लिए जो है वो हमारे पास z यूज़ होता है। सही, यहाँ पर हम z यूज़ करते हैं इंटीजर्स के लिए। सही, इन्होंने क्या कहा है, ग्रेटर देन 2 से बड़ी वैल्यू हो और 6 से जो है वो छोटी हो। नाउ 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, 3 4 5, लेस देन 6 से कम नंबर हो, तो कम नंबर कौन सा होता है, 5 तक होती है वैल्यूज़, 3 4 5। ये टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म में बेटा हम ज़्यादातर एलिमेंट्स ही लिखते हैं, एलिमेंट्स, चाहे वो एलिमेंट आपके डिजिट्स हो, अल्फ़ाबेट्स हो, आपके पास अलिफ बे पे हो, वट एवर, दिस आर कॉल्ड टेबुलर फॉर्म। नाउ इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, एक्स सच एस एक्स एलिमेंट, बेटा ये ई है। सही है, इसको पहले ई बनाइएगा, कैपिटल्स के दरमियान में थोड़ी लाइन लगाइएगा, ये ई है, इस तरह से मेरे पास जो है वो बना हुआ है, ठीक है। एक्स सच एस एक्स एलिमेंट, ये हमेशा सब में लिखा जाएगा। z इज़ डिनोटेड बाय इंटीजर्स के लिए यूज़ होता है, प्लस क्यों, पॉजिटिव के लिए। कैप को थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा, प्लस की साइन को थोड़ा ऊपर कर दीजिएगा। अब क्या बात की गई कि लेस देन 2, यानी 2 छोटा है x से। सही, सॉरी, 2 लेस देन x, 2 छोटा है x से। हमने भी यही बात डिस्कस की थी कि यस 2 जो है वो ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। तो यहाँ पर जो है वो ग्रेटर में मसला आ गया, 2 ग्रेटर देन 2 से जो है वो बड़ी होनी चाहिए वैल्यू। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि 2 लेस देन x, इसका मतलब क्या होगा, 2 छोटा है x से। अगर 2 छोटा है x से तो इसका मतलब क्या है, x बड़ा है। सही, तो x बड़ा है तो x में कौन सी वैल्यू आएंगी, 3 4 5 6, और x छोटा है 6 से। क्यों छोटा है, क्योंकि यहाँ पे हमें कहा गया है
6 से कम वैल्यू लिखनी है, लिहाजा ये क्या होगा x लेस देन 6। हमने मिस ऐसा x क्यों लिखा और कंपैरिजन क्यों करवाया? बेटा यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे 2 से बड़ी वैल्यू, तो 2 से बड़ी वैल्यू जो है वो x के पास आएंगी। सही है, हम यहाँ पे ग्रेटर देन की साइन क्यों नहीं लगाएंगे? बेटा अगर हम ग्रेटर देन की साइन लगाते ना, 1 मिनट दीजिए मुझे। यस नाउ सॉरी, एक साइन रिमूव करना भूल गई। यस नाउ अगर हम x यहाँ पे लिखते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है? इसको अगर पढ़ें तो 2 ग्रेटर देन x, 2 बड़ा है x से, 2 बड़ा है x से, तो x के पास कौन सी वैल्यू होंगी? 0 1, लिहाजा ये हमारे पास बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो लिहाजा हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखेंगे? यहाँ पे हम लेस देन की साइन लिखेंगे, ताकि हमें बड़ी वैल्यू लिखनी है। फिर x लेस देन 6, यहाँ पे कंपैरिजन है, लिहाजा x को दरमियान में 2 साइनों के दरमियान में कंपैरिजन के तौर पर लिखा गया है। आई होप सो कि आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास b, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। अभी कुछ लम्हात पहले ही हमने ये बात डिस्कस की है कि पॉजिटिव इंटीजर्स वो वैल्यू होती है जो z से डिनोटेड होती हैं, पॉजिटिव प्लस, लेस देन 20, 20 से कम, डेट आर डिवाइजेबल बाय 5, और वो सब जो है वो 5 के टेबल में आती हों। वो नंबर जो 5 के टेबल में आते हों और 20 से कम हों, 20 से कम की वैल्यूज़ 5 के टेबल में जो भी आती हैं वो सब लिखनी है। तो 5 के टेबल में 20 से कम वैल्यू कौन सी होती है? 5, 10, 15, 20, तो 20 से कम लिखना है, लिहाजा हमने 5, 10, 15 लिखा। जब सेट बिल्डर फॉर्म में हमने बात की, हमने लिखा सेट x सच एस x एलिमेंट ऑफ z प्लस क्यों लिखा? पॉजिटिव इंटीजर के लिए। कैप इज़ लेस देन 20 डेट इज़ डिवाइजेबल बाय 5। मिस आपने प्रीवियस की तरह क्यों नहीं लिखा? तो जवाब ये कि कंपैरिजन नहीं किया गया, सिर्फ 5 के टेबल की वैल्यू सीखनी है। जब दो वैल्यू के दरमियान कंपैरिजन होगा तो प्रीवियस की तरह करेंगे। जब कंपैरिजन नहीं होगा, जस्ट एक आपसे आंसर पूछा जाएगा तो आपको इस तरह से करना होगा। नाउ अब यहाँ पे देखिए द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के लिए क्या यूज़ होता है? हमारे पास अल्फ़ाबेट n यूज़ होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर बिटवीन 4 and 12। आपको यहाँ पे लिमिटेशन, यहाँ पे बाउंड्री, यहाँ पे कंपैरिजन, यहाँ पे बता दिया गया है दो वैल्यू के दरमियान कि आप 4 और 12 के दरमियान जितने भी नेचुरल नंबर्स आते हैं वो सब आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो अब 4 और 12 के दरमियान कौन सी वैल्यूज़ होती है? 5 to 11। 12 क्यों नहीं लिखा, 4 क्यों नहीं लिखा? आप में से किसी का सवाल होना चाहिए। तो बेटा इसका जवाब ये है कि जब आपके पास इज़ इक्वल टू का वर्ड यूज़ होगा तो इज़ इक्वल टू का वर्ड ये बताता है कि आपको वो वैल्यू भी जो है वो इसमें शामिल करनी है। यहाँ पे इज़ इक्वल टू का वर्ड नहीं है, लिहाजा हमें क्या करना है? यहाँ पे हम 4 और 12, 4 से बड़ी वैल्यूज़ और 12 से एक नंबर कम वैल्यू हम लिखेंगे, यानी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब यहाँ पे हमने बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा? x सच एस x एलिमेंट n प्लस नेचुरल नंबर कैप 4 लेस देन x लेस देन 12। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ कि 4 छोटा है x से। अगर 4 छोटा है x से तो इसका मतलब क्या होगा? x की वैल्यू बड़ी होगी, तो बड़ी वैल्यू कौन सी हो सकती है ये बताएं? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। नाउ x छोटा है 12 से। अभी कुछ देर पहले x बड़ा था, अब x छोटा हो गया 12 से। तो 12 से जब छोटा हुआ है x तो कहाँ तक वैल्यू जाएंगे? एक नंबर पीछे या प्रीवियस प्रेसिडेंट, तो 11 तक हम नंबर लिखेंगे। आई होप सो कि थोड़ा सा लिखने की आप खुद कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। स्टार्टिंग वैल्यू सेम है, n प्लस क्यों लिखा? नेचुरल नंबर प्लस इसलिए लिखा है अगर कोई वैल्यू आपको ना नेगेटिव की बताई जाए तो वो पॉजिटिव ही होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। द सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव, आपको स्टार्टिंग 6 पॉजिटिव नंबर लिखने हैं। कौन से लिखने? प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर हम जानते हैं कि वो p से डिनोट होते हैं। तो प्राइम नंबर शुरू के कौन से होते हैं? 2, 3, 4 होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। तो जो अपने टेबल में आते हैं वो 4 नहीं है, क्योंकि 4 दूसरों के टेबल में भी आता है। 5, 6 नहीं हो सकता क्योंकि 6, 2 और 3 के टेबल में आता है। 7, 8, 9, 10, 2, 3, 5 के टेबल में आते हैं। 11, 13, 12 भी इसलिए नहीं बेटा, 12 भी जो है वो 2, 3, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में भी आता है। लिहाजा ही हमने 6 प्राइम नंबर सीख दिए। नाउ अब हम इसको बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। x सच एज x एलिमेंट ऑफ p पॉजिटिव, p स्टैंड फॉर प्राइम नंबर, कैप बड़ा सा लिखेंगे। 1 लेस देन x, 1 छोटा है x से, तो इसका मतलब क्या होगा? x बड़ा है,
मिस 1 क्यों लिखा आपने यहाँ पे, तो कहीं भी 1 नहीं है। अगर बेटा मैं 2 लिखूँगी ना तो आप मुझे बताइए यहाँ पे कौन सी साइन लिखूँगी, ग्रेटर देन की लेस देन की। अगर ग्रेटर 2 लिखूँगी और लेस देन या ग्रेटर देन की साइन लिखूँगी तो इसका मतलब होगा 2 छोटा है x से, तो 0 1 लिखना पड़ेगा। अगर मैं 2 ग्रेटर देन लिखूँगी, साइन लिखूँगी 2 ग्रेटर देन की, तो इसका मतलब है 2 बड़ा है x से। तो ये वैल्यू हमें 2 नहीं लिखनी पड़ेगी, या तो ये वाली वैल्यू सब लिखनी पड़ेगी या फिर 0 1 लिखना पड़ेगा। इसलिए हमने 1 से स्टार्ट किया क्योंकि हम 1 इसमें शामिल ही नहीं है। हमने कह दिया 1 लेस देन x, 1 छोटा है x से, तो x क्या होगा, बड़ा होगा। तो हमने यहाँ पे वैल्यू लिखी 2 3 5 7 11। 13 क्यों लिखा बेटा, 13 इक्वल टू, इसलिए कि 13 की वैल्यू भी हमने इसमें शामिल कर दी। अगर हम 14 15 यहाँ पे लिखते हैं तो 14 15 हो ही नहीं सकता था। क्यों नहीं हो सकता था, इसलिए नहीं हो सकता था कि 14 जो है वो 2 7 के टेबल में आता है, लिहाजा हमने यहाँ पर 13 लिख दिया और इक्वल की साइन लगाई। अगर आपको ज़्यादा वाज़ेह हो रही हो, ये लेस देन इक्वल टू की साइन है जो कि ये बताती है कि बेटा ये 13 भी इसमें शामिल है। ठीक है, नाउ अब हम आगे मूव करते हैं। नल सेट और नॉट नल सेट। नल सेट वो सेट होते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट शामिल ना हो, जस्ट एम्प्टी सेट हो। नॉट नल सेट कोई ना कोई एलिमेंट हो, भले से वो एक भी एलिमेंट हो लेकिन वो एलिमेंट लाजमी हो। नाउ नंबर 1 है ए एक्स सच एज एक्स इज़ अ लेटर बिफोर ए इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्या मतलब ये है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए से पहले क्या वैल्यू आती है, तो ए से पहले क्या वैल्यू आती है, ए से पहले कुछ भी नहीं आता हमारे पास, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा दिस इज़ नल सेट। बी एक्स सच एज एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 5, कुछ 5 की प्लस की वैल्यू है, प्लस 5 की कोई वैल्यू है। अब वो 5 की वैल्यू पॉजिटिव एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, वो काउंटिंग भी हो सकती है, वॉट एवर, लेकिन 5 वैल्यू है ना, तो इसका मतलब है कि ये नल सेट नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे क्या बात हुई, एक्स सच एज एक्स लेस देन 7, ऐसा नंबर लिखें जो 7 से छोटा हो और 8 से बड़ा हो। तो 7 से छोटे नंबर कौन से होते हैं, 0 to 6, ग्रेटर देन 8 से वैल्यू क्या होती है, 9 ऑनवर्ड्स। तो मुझे बताइए कोई ऐसा डिजिट होगा जो 7 से छोटा हो और वही नंबर 8 से भी बड़ा हो, 7 से छोटा हो लेकिन 8 से बड़ा हो, क्या कोई ऐसा नंबर है? अगर मैं 6 तक की बात करूँ तो सब 7 से छोटे हैं, 8 से बड़े नहीं हैं। अगर मैं 8 की बात करूँ तो 6 वाले तमाम छोटे हैं। तो कोई नल सेट, कोई सेट बन सकता है, कोई एलिमेंट आ सकता है? नो, दिस इज नल सेट। एक्स सच एज एक्स इज़ अ पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु वॉज अ वेमेन। ऐसी वज़ीर सदर का नाम बताइए, पाकिस्तान की वो खातून सदर का नाम बताइए जो माजी में सदर रह चुकी हैं। तो वज़ीर आज़म रह चुकी हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, वो वज़ीर आज़म रह चुकी, सदर नहीं रही हैं। ठीक है, तो नल सेट यहाँ पे आएगा। फाइनाइट इनफाइनाइट, फाइनाइट का मतलब होता है वो चीज़ जिसको आप काउंट कर सकते हैं, जिसको आप आसानी के साथ आपकी गिनती में हो। इनफाइनाइट जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, आसमान पर कितने सितारे हैं, आपके पास कितनी नॉलेज है, ये सब इनफाइनाइट है। फाइनाइट आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, अम्मा फाउंडेशन स्कूल बुखारी कैंपस में कितने स्टूडेंट्स हैं, या माँ हाजरा में कितनी है, सिद्दीक अकबर में कितने हैं, कराची में इस वक्त कितने स्कूल्स हैं। अगर गवर्नमेंट आपको डेटा दे रहा है तो ये फाइनाइट है। पूरे वर्ल्ड में कितनी किताबें हैं, शायद ये मुश्किल हो जाए, इनफाइनाइट हो जाएगा ये। द मंथ ऑफ अ ईयर, आप एक साल में कितने दिन होते हैं ये सबको पता होगा, हम काउंट कर सकते हैं। द डेज इन अ ईयर, द डेज इन अ ईयर हम इसको भी काउंट कर सकते हैं। द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, आप इसको भी काउंट कर सकते हैं। 2 4 6 8 10, क्या आप इसे काउंट कर सकते हैं? आगे ऑन वर्ड्स वैल्यूज़ हैं, नहीं, क्यों नहीं कर सकते मिस, क्यों ये इनफाइनाइट होगा? इसका रीज़न ये है कि बेटा इनफाइनाइट इसलिए है कि आप क्या बता सकते हैं कि ये वैल्यू कहाँ स्टॉप होगी? नो, दिस इज़ इनफाइनाइट। द सेट ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट्स, एक लाइन जो है वो गुज़र रही है किसी पॉइंट से, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो पॉइंट से जब एक लाइन गुज़र रही है तो वो कितना आगे तक जाएगी? हम नहीं बता सकते। ये लाइन है, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ और आगे लेकर ही चली जाऊँ तो मैं नहीं बता सकती कि बेटा ये कितनी लाइन कहाँ पे जाके जो है वो स्टॉप होगी, तो ये इनफाइनाइट है। द सेट ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, कोई एक लाइन है जिसके 2 गिवन पॉइंट्स हैं, 1 एंड दिस 1, तो इसका मतलब है हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यस ये 2 पॉइंट्स हैं और हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता है, तो ये फाइनाइट होगा। जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो पता हो, एंडिंग पॉइंट कुछ ना पता हो, तो वो इनफाइनाइट होता है। आई होप सो कि फाइनाइट और इनफाइनाइट की कहानी समझ में आई होगी। ये इतनी आसान चीज़ें ना बेटा, ये सब MCQs में आती हैं 20 मार्क्स बन के, तो आई होप ये हलवा सवालात जो हैं वो आप आसानी के साथ समझेंगे और ख़ुद करने की कोशिश
करेंगे। नाउ अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, आखिरी बार जल्दी से ये वाइंड अप करते हैं, इसके बाद मैं न्यू वीडियो की तरफ मूव करती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट और इक्वल में मैंने फ़र्क बताया था। इक्वल का मतलब होता है दोनों सेट्स में सेम नंबर हों, दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स हों या सेम नंबर हों, सेम डिजिट, सेम अल्फ़ाबेट हों। इक्विवेलेंट का मतलब होता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम हो, भले यहाँ पे कुछ लिखा हुआ हो, यहाँ पे कुछ और एलिमेंट्स लिखे हुए हों, लेकिन सिर्फ काउंटिंग के हवाले से अगर बात करें तो काउंटिंग सेम होनी चाहिए। ये इक्विवेलेंट का मतलब होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे काउंटिंग के हवाले से कितने एलिमेंट्स हैं, 3 हैं। यहाँ पे काउंटिंग के हवाले से बात करूँ तो कितने हैं, 3 है। तो यस, ए इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ बी। ये बेटा ये इस तरह की साइन है इक्विवेलेंट की। सही अच्छे से बनाने की कोशिश कीजिएगा, बुक में एग्जाम्पल में लिखी भी है, टीचर ने थोड़ी सी कोशिश की, आप ज़्यादा कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इक्वल हैं। यहाँ पे ABC है, यहाँ पे अलिफ बे पे है, जीम चे है, नो इशू। बस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स का सेम होना ज़रूरी। आप लिख लें अपने पास ही कहानी यहाँ पे पेंसिल से कि इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स का सेम होना ज़रूरी है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इक्वल हों, भले डिजिट्स कुछ भी हों या एलिमेंट्स कुछ भी हों, आपका मैटर नहीं है। यहाँ पे प्रूफ दे देती हूँ, 1 2 3 4 ABC। यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं। दिस इज़ इक्वल और नॉट? दिस इज़ नॉट इक्वल। दैट्स वाई वी से दैट दिस इज़ नॉट इक्विवेलेंट सेट। एक्स सच एज एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन बी एंड बी इज़ इक्वल टू AEIOU। अब इन्होंने कहा कि ए में कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं और वो क्या हैं सब, वो बी से जो है वो कम है। अगर बी से कम वैल्यू होगी तो कहाँ तक होगी, AEIOU तक। सॉरी ये नहीं है। एक्स सच एज एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन बी। बी का मतलब क्या है, जो अल्फ़ाबेट बी होते हैं, सॉरी ये नहीं इसका मतलब है, बी से कम हो। तो बी से कम कौन सी वैल्यू होती है, ए। यानी ए के सेट में कौन सा एलिमेंट आएगा, सिर्फ ए आएगा। तो बी के सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, 5 एलिमेंट्स आएंगे, AEIOU। तो क्या ये इक्वल होगा 1 और 5? नॉट इक्वल। तो लिहाजा हम यहाँ पे साइन लिखेंगे ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। आई होप सो कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। आपने इसे करना है समझकर और अच्छे तरीके से करना है। आपने तो शायद किसी का सवाल हो, से थोड़ा काउंटिंग से साथ नहीं आया, मैं खास काउंटिंग के साथ नहीं है। 1 के बाद मैंने 12 करवाया है, 3 करवाया है, 1 2 1 2 और 4। बेटा मैंने अभी आपको 4 क्वेश्चंस करवाए, 1 2 3 भी शायद करवाया और 12। सही है। तो बेटा आप प्लीज़ एक 4 क्वेश्चंस कीजिएगा, हम इस दरमियान से करेंगे। यस बेटा दरमियान से करने कोई इशू नहीं है। मैंने इसलिए दरमियान से करवा रही हूँ, मुझे करवाने सब क्वेश्चन से, लेकिन रीज़न इज़ डेट कि फिर कुछ वीडियोस बहुत बड़ी हो जाएंगी, कुछ बहुत, तो मैंने सोचा कि जो थोड़े से स्मॉल हों उनको कंबाइन कर दूँ, थोड़े बड़े हों उनको एक साथ कर दूँ। तो ये थोड़े से मेरी टेक्नोलॉजिक थी। आई होप सो कि आप प्लीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा चीज़ों। थैंक यू सो मच। कोई क्यूरी हो बेटा ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी इस वीडियो देखने के बाद 0.99% भी अगर आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। दूसरी बात है, गूगल क्लासरूम में और यूट्यूब वीडियो पर अपना नाम और GR नंबर ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आपकी अटेंडेंस वहीं से मार्क हो रही है। ठीक है बेटा, लाजमी तौर पे गूगल क्लासरूम में अपना नाम और GR नंबर और यूट्यूब पे भी अपना नाम और GR नंबर ज़रूर मेंशन करना है। अगर आपकी मालूमात में थोड़ा सा भी इजाफा हुआ है तो बेटा प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।